Hi everybody, welcome back to Prep Classes Academy. Today we'll be doing the fourth chapter of English which focuses on reading and writing skills. So let us begin. Reading and writing skills. Importance of reading. Reading is incredibly important for a variety of reasons. रीडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वो आपका नॉलेज एक्सपैंड करता है. सबसे पहला रीज़न, आपका वोकेबलरी एंड लैंग्वेज स्किल एनहांस करता है. फोकस एंड कंसंट्रेशन बूस्ट करता है. इसलिए बोला जाता है कि रीडर्स जो होते हैं वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड लोग होते हैं, उनके कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होता है. स्टिमुलेट्स इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी. आपका इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है और आपका स्ट्रेस रिड्यूस करता है. तो ये सब है इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग. और क्या करता है ये? इम्प्रूव्स मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शन. क्योंकि आप टेक्स्ट के साथ और कैरेक्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं. जब नोवेल्स पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, तो वो आपका मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शन बहुत इंप्रूव करता है. प्रमोट्स बेटर राइटिंग स्किल. ऑफकोर्स व्हेन यू आर रीडिंग देन यू डेवलप अ लॉट ऑफ वोकेबलरी एंड डिक्शंस एंड बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रेजेस हो, इडियम्स हो, वो सब आप सीखते हो. तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो राइटिंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है. Foster empathy. Reading about different culture, characters and perspectives can increase your empathy and understanding of others, जो कि पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सब स्किल्स ऑफ रीडिंग. सब स्किल्स फॉर रीडिंग एंड ईच वन प्लेज अ रोल इन हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड एंड एंगेज विद द टेक्स्ट मोर डीपली. सब स्किल्स फॉर रीडिंग जो होता है वो आपके डीपर अंडरस्टैंडिंग जो होता है टेक्स्ट का, उसके ऊपर आपका फोकस लेके जाता है. जैसे कि ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन. This refers to ability to understand the overall meaning of message or text. You get a sense of a big picture, the theme, and the general purpose of the author. It's crucial for understanding the main ideas without getting bogged down in the minor details. तो इसमें क्या होता है, ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन में आप जो भी मैसेज आपके पास आ रहा है आप उसको समझ पाते हो और उसका एक बिगर पिक्चर एंड थीम का मतलब यहाँ पे ये कि एक्चुअल में जो कन्वेयर है वो क्या मैसेज आप तक पहुँचाना चाहता है, आप वो समझ जाते हो. अंडरस्टैंडिंग द प्लान ऑफ द टेक्स्ट. दिस इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग द स्ट्रक्चर और लेआउट ऑफ दिस टेक्स्ट सच एज द इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, और आइडेंटिफाइंग की सेक्शंस इन एकेडमिक और इन्फॉर्मेटिव टेक्स्ट. तो इसमें आप जो भी प्लान है टेक्स्ट का वो समझ जाते हो. जैसे उसमें क्या इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, बॉडी में क्या है और उसका कंक्लूजन क्या है. ये हेल्प करता है आपका एंटिसिपेट करने के लिए द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड हाउ द ऑथर बिल्ड्स देयर आर्ग्यूमेंट और नरेटिव. मेकिंग प्रिडिक्शन एंड इन्फॉर्म्ड गेसेस. दिस इज़ अबाउट यूजिंग प्रायर नॉलेज. आप कोई एक बुक पढ़ते हो, जो सीरीज़ में भी होते हैं, जैसे हैरी पॉटर की सीरीज़ ऑफ बुक्स हैं, 7 सीरीज़ ऑफ बुक्स हैं, फिर कितने सारे बुक्स हैं जिनके सीरीज़ निकलते हैं. तो आपका जो प्री नॉलेज होता है उसके थ्रू आप काफ़ी सारे प्रिडिक्शंस करने लगते हैं और गेसेस करने लगते हैं व्हेन यू आर रीडिंग द नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट जो भी उसका सीरीज़ है वो. लोकल कॉम्प्रिहेंशन. दिस रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक डिटेल और स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट. जो छोटे मोटे फैक्ट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में जानना. इट्स अबाउट ग्रास्पिंग द मोर ग्रैन्युलर मतलब छोटे छोटे एलिमेंट्स, जिससे कि एक बड़ा सा पिक्चर बनता है. कुछ भी एक डिस्क्राइब करने के लिए हमें छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स लगते हैं. उन माइन्यूट डिटेल्स को जानना इज लोकल कॉम्प्रिहेंशन. गेसिंग द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स. अब क्या होता है जब हम रीड करते हैं एक टेक्स्ट, जैसे मैं आपको बोलूँगी आई एम फैमिश्ड. अब जिसको फैमिश्ड का मतलब पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता उसको नहीं समझ आएगा अनटिल एंड अनलेस वो डिक्शनरी देखे. सोचो सेंटेंस ये है, आई एम गोइंग टू द नियर बाय होटल बिकॉज आई एम फैमिश्ड. तो यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हो कहीं फैमिश्ड का मतलब भूख लगना तो नहीं है, क्योंकि होटल में तो खाना खाने ही जाते हैं. तो इस तरीके से हम अनफेमिलियर वर्ड्स का मीनिंग गेस करते हैं. फैमिश्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भूख लगना. जैसे आई एम स्टार्विंग बोलते हैं हम लोग जनरल इंग्लिश में, उसको और एडवांस्ड इंग्लिश में हम बोल सकते हैं आई एम फैमिश्ड. तो जब मैंने स्टेटमेंट कंप्लीट किया आई एम गोइंग टू द नियर बाय होटल बिकॉज आई एम फैमिश्ड, तब आप गेस कर सकते हैं कि फैमिश्ड का मतलब खाना खाने का मन या फिर भूख होगा, क्योंकि वो होटल जा रहे हैं. स्किमिंग एंड स्कैनिंग. अब स्किमिंग इज क्विकली लुकिंग थ्रू अ टेक्स्ट टू गेट अ जनरल आइडिया. किसी भी एक जैसे मेल आता है आपके पास, आप बहुत जल्दी में आप जितने भी उसके जनरल आइडिया उसमें क्या मिलना चाहता है, क्या आइडिया आपको देना चाहता है सेंडर, वो आप एक ऊपर से देख लेते हो, उसको बोलते हैं स्किमिंग. स्कैनिंग होता है जिसमें पूरा डिटेल देखते हैं, नंबर, नेम, किसने भेजा, क्यों भेजा, क्या डिटेल है, उसको बोलते हैं स्कैनिंग करना.
Understanding the organization of text. Recognizing how a text is organized helps reader anticipate what type of information will come next, whether it's an argument, description, analysis or narrative. तो टेक्स्ट के ऑर्गेनाइजेशन से ही पता चल जाता है कि नेक्स्ट लाइन में ऑथर क्या बोलने वाला है, या फिर जो कैरेक्टर है उसमें उसका कैसा रिएक्शन होगा. तो वो जब आप जनरली नोवेल्स पढ़ने लगेंगे, बुक्स पढ़ने लगेंगे, ऑटोमेटिकली वो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट समझने से आपका जो बुक का या चैप्टर का नरेटिव है वो बहुत ईजिली आप समझ पाते हैं. Note making. This skill involves extracting key points from the text and organizing them effectively. जैसे आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप उसमें से नोट्स बना रहे हैं, जैसे हर पैराग्राफ में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपने वो लिख लिए. दैट इज नोट मेकिंग, जो कि आपको बाद में समराइज कर देता है और आपको ज़्यादा लेंथीली और पढ़ने की ज़रूरत नहीं. आप समराइज हो जाते हैं, वो एक एक हेडिंग पढ़ लेने से या फिर एक एक सबटाइटल पढ़ने से आपका वो जो भी वो थ्योरी आप पढ़ना चाहते थे वो कवर हो जाता है. टाइप्स ऑफ रीडिंग में आता है हमारा रीडिंग अलाउड. रीडिंग अलाउड मीन्स स्पीकिंग द वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट आउट लाउड एज यू रीड. आप जोर जोर से जब पढ़ते हैं उसको बोलते हैं रीडिंग अलाउड. इसका पर्पस क्या है? वो आपका कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करता है, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करता है, आपका फोकस बढ़ाता है, आप कहीं और डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, और आपके इमोशन को एंगेज रखता है. ये कब यूज़ करना चाहते हैं? व्हेन यू आर लर्निंग न्यू मटीरियल और न्यू लैंग्वेज. ये हमें तब यूज़ करना चाहिए. व्हेन यू नीड टू अंडरस्टैंड अ टेक्स्ट मोर डीपली, या फिर आप रिमेंबर ज़्यादा अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तब हमें रीडिंग अलाउड करना चाहिए. व्हेन रीडिंग टू चिल्ड्रन, जब हम दूसरों के लिए पढ़ रहे हैं, उनको समझाने के लिए पढ़ रहे हैं, देन वी हैव टू रीड अलाउड. फिर है लाउड रीडिंग. रीडिंग अलाउड एक है और लाउड रीडिंग एक है. लाउड रीडिंग इज समवॉट सिमिलर टू रीडिंग अलाउड, बट द की डिफरेंस इज दैट it's more focused on speaking at a higher volume or projecting the voice. It's not just about reading for comprehension but also for delivery or performance. जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं लाउड रीडिंग कर रही हूँ. आई एम नॉट रीडिंग अलाउड, मैं यहाँ पे लाउड रीडिंग कर रही हूँ ताकि आप समझ पाओ. मैं परफॉर्मेंस दे रही हूँ कि जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं, वो समझ पाएँ. तो दिस इज़ अ परफॉर्मेंस ऑफ प्रेजेंटेशन. पब्लिक स्पीकिंग में हेल्प करता है. जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, आप लोगों को कुछ मोटिवेट कर रहे हो, कुछ समझा रहे हो, तो सामने वाला आपकी बात समझ पाता है. जहाँ पे आप इंटोनेशन डालते हैं. इंटोनेशन मतलब जैसे आप बोलोगे ठीक है चलो इकोनॉमिक्स का बुक निकालो, आज मैं पढ़ाऊंगी ये चैप्टर में ये है ये है ये, इसमें कुछ इंटोनेशन नहीं है. इंटोनेशन क्या होता है? जैसे मैं बोलूँगी कि हेल्प्स विद पब्लिक स्पीकिंग. लाउड रीडिंग इज ऑफन प्रैक्टिस्ड इन स्पीच ट्रेनिंग ऑफ अ प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन. मतलब प्रेजेंटेशन बनाने में वो बहुत हेल्प करता है. तो इस तरीके से जो हम एक टोन यूज़ करते हैं, दैट इज़ इंटोनेशन. एम्फसाइजिंग द टेक्स्ट. टेक्स्ट पे एम्फसाइज डालना, किस टेक्स्ट को या किस वर्ड पे आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस डालना चाहते हैं. जब आप स्पीक कर रहे हैं, आप किसी के सामने बात कर रहे हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, जिस वर्ड के ऊपर आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस डालना चाहते हैं वो आप थोड़े ज़ोर से बोलते हैं, थोड़ा प्रेशर डाल के बोलते हैं. दैट इज़ एम्फसाइजिंग द टेक्स्ट. कब यूज़ करना है? जब पब्लिक स्पीच दे रहे हैं, जब ऑडियंस के सामने आप कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जब आप चाहते हो कि फोकस जो भी है वो आप जो भी आप बोलना चाहते हैं आपके वोकल टोन पे, वॉल्यूम पे सबका फोकस रहे. थर्ड है साइलेंट रीडिंग. साइलेंट रीडिंग इज़ व्हेन यू रीड विदाउट स्पीकिंग द वर्ड्स आउट लाउड. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रीडिंग इन मॉडर्न एजुकेशन एंड पर्सनल रीडिंग. ये होता है पर्पस इसका एफिशिएंसी. साइलेंट रीडिंग जो होता है उसमें आप जल्दी रीड कर पाते हैं, और क्योंकि आपको वोकलाइज नहीं करना पड़ता है, तो ये बहुत इजी प्रोसेस होता है. फोकस ऑन मीनिंग. फोकस पे आप मीनिंग जो भी मीनिंग होता है, जो भी वर्ड्स होते हैं उस पर आप फोकस कर पाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है जब इन्फॉर्मेशन को आप पूरी तरह से ऑब्जर्व करना चाहते हो. मेंटल विजुअलाइजेशन. जब हम स्लो अपने साइलेंट रीडिंग करते हैं तब मेंटल विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है. कब यूज़ करना है? जब अपने प्लेजर के लिए पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जब आप यू नीड टू रीड क्विकली, जल्दी पढ़ना है आपको क्योंकि बहुत सारा मटेरियल आपको कवर करना है, या फिर कॉम्प्लेक्स एंड एकेडमिक मटेरियल आप पढ़ रहे हो. नेक्स्ट है कंटेंट बेस्ड लर्निंग. अब कंटेंट बेस्ड लर्निंग क्या होता है? इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजिंग विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटेंट. एक स्पेसिफिक कंटेंट को जब हम लोग कवर करते हैं उसको बोलते हैं कंटेंट बेस्ड लर्निंग. टिपिकली अलाइन विद द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग लैंग्वेज स्किल्स, नॉलेज इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और बोथ. द 3 टाइप्स ऑफ कंटेंट रीडिंग आर इंटेंसिव, सप्लीमेंट्री एंड एक्सटेंसिव. ठीक है, तो 3 टाइप ऑफ कंटेंट रीडिंग हमारे क्या है? इंटेंसिव, सप्लीमेंट्री एंड एक्सटेंसिव. पहला है इंटेंसिव रीडिंग. इंटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स फोकसिंग ऑन शॉर्ट पैसेज और टेक्स्ट इन ग्रेट डिटेल्स. द गोल इज टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, सेंटेंस एंड
concept within the text, often accomplished by analyzing and analysis, vocabulary study and grammar focus. Intensive मतलब डीपली किसी चीज़ को पढ़ना, इंटेंस के साथ पढ़ना, छोटे छोटे पैसेज को फोकस करके पढ़ना, उसके अंदर क्या टेक्स्ट है, क्या वोकेबलरी है, क्या ग्रामर है, उन सब पे फोकस करना, दैट इज़ इंटेंसिव रीडिंग. इसका पर्पस क्या होता है? डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे से डीपली उस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, अपना स्किल डेवलप करना चाहते हैं कि सेंटेंस कैसे लिखा जाता है, वोकैबुलरी क्या क्या है, लैंग्वेज कैसा है, फ्रेज कैसा है, नए वर्ड्स क्या हैं. फोकस्ड एनालिसिस, आप फोकस करके पूरी तरह से उसके अंदर घुस जाते हैं, उस चैप्टर के अंदर, उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, और इंटेंसिवली उसको रीड करते हैं. कब यूज़ करते हैं? जब एकेडमिक टेक्स्ट पढ़ रहे हो, रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो, या फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स मटेरियल पढ़ रहे हो, तब आपको बहुत ही इंटेंसिवली पढ़ना पड़ता है. कोई नया लैंग्वेज या वोकैबुलरी है तब, या फिर बहुत क्लोज अटेंशन आप उस पर पे करना चाहते हो. एग्जाम्पल, एनालाइजिंग अ शॉर्ट पैसेज इन अ लैंग्वेज टेक्स्ट बुक, रीडिंग अ पोएम केयरफुली टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. पोएम में क्या होता है, वो उसको कितने सारे मेटाफर्स, सिमिलीज यूज़ होते हैं, फ्रेजेस यूज़ होते हैं, तो उसको इंटेंसिवली आपको पढ़ना पड़ता है. फिर सप्लीमेंट्री रीडिंग. सप्लीमेंट्री रीडिंग रेफर्स टू एडिशनल रीडिंग मटेरियल प्रोवाइडेड टू सपोर्ट और एनहांस लर्निंग. This could be texts that complement the core material you are studying, or reading material that broadens your knowledge. इसमें एक हम बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हम लोग रिफ्रेशर्स यूज़ करते हैं स्कूल में. NCERT होता है, एक बुक होता है जो स्कूल में पढ़ाते हैं, और एक रिफ्रेशर होता है जिसमें बहुत ही डिटेल में, जो आपके बुक में उसी चीज़ का डिटेल में पूरा वर्णन किया होता है, पूरा डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन किया होता है. तो वो जो रिफ्रेशर्स होते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सप्लीमेंट्री रीडिंग. इसका पर्पस क्या है? ब्रॉडनिंग अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड करने के लिए. जैसे मैंने बोला, मैथ्स का हम लोग बुक पढ़ते हैं, फिर उसके साथ RD शर्मा एक बुक आता है, वो उसका रिफ्रेशर होता है, तो हम लोगों को और ज़्यादा एक्स्ट्रा उसमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा उसमें थ्योरम्स मिल जाते हैं, उससे अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प होता है, और आपका नॉलेज बहुत एनहांस होगा, प्लस लैंग्वेज भी एनरिच होगा, क्योंकि आपको सप्लीमेंट्री टेक्स्ट और ज़्यादा स्टोरीज, और ज़्यादा आर्टिकल्स, और ज़्यादा बुक्स मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो लैंग्वेज है वो एनरिच होगा. इसको यूज़ कब करना है? जब आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रहा हो, जब कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको कवर करना है, नया लैंग्वेज या नया टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, नॉलेज बेस्ड मटेरियल रिलेटेड कोर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तब आपको इन सब की ज़रूरत पड़ती है. एग्जाम्पल है रीडिंग अ हिस्टोरिकल नोवेल टू अंडरस्टैंड द कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ अ हिस्ट्री क्लास. फिर है हमारा एक्सटेंसिव लर्निंग. एक्सटेंसिव लर्निंग क्या होता है? एक्सटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व रीडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट फॉर ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन एंड एन्जॉयमेंट, ऑफन विद द एम ऑफ इंप्रूविंग फ्लुएंसी. सिर्फ फ्लुएंसी इंप्रूव करने के लिए बहुत सारा टेक्स्ट पढ़ना, बुक्स हो, नोवेल्स हो, आर्टिकल्स हो, कंफर्टेबल कुछ एक कंफर्टेबल पेज के साथ आपका कुछ कंफर्टेबल टॉपिक्स हो, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको बहुत पसंद है. इसका पर्पस होता है फ्लुएंसी एंड स्पीड, नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए एंड एन्जॉयमेंट के लिए. अब इसको यूज़ कब करना है? जब आप अपना रीडिंग, फ्लुएंसी, ये सब इम्प्रूव करना चाहते हैं, बहुत ही रिलैक्स्ड एंड एन्जॉयबल वे में पढ़ना चाहते हैं, नया कुछ आर्टिकल आया है, नोवेल्स है, अपने एक्सपोजर के लिए पढ़ना चाहते हैं, वाइड लर्निंग के लिए पढ़ना चाहते हैं, तब हम लोग एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं. देन मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग. अब रीडिंग पढ़ाने के दो तरीके हैं, एनालिटिकल एंड सिंथेटिक मेथड. ईच ऑफ दीज मेथड फोकस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रीडिंग डेवलपमेंट एंड हैज़ इट्स ओन अप्रोच एंड चैलेंजेस. दोनों ही जो मेथड हैं वो अपने अपने एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हैं. वो क्या है? लेट्स डिस्कस. Analytical method. In this approach, learners begin by analyzing whole word, phrases or sentences and gradually break them down into their components, जैसे letter, sounds, etc. वो वर्ड सीखता है, फ्रेजेस सीखता है, सेंटेंसेस सीखता है, फिर धीरे धीरे वहाँ से लेटर लिखना, साउंड्स, ये छोटे छोटे चीज़ें सीखता है. तो लेटर मेथड क्या है? इन अ लेटर मेथड, चिल्ड्रन और लर्नर्स बिगिन बाय लर्निंग इंडिविजुअल लेटर्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साउंड. इसमें क्या होता है? वो लोग लेटर्स पढ़ते हैं और उसका साउंड समझने की कोशिश करते हैं. जो फोकस होता है इज ऑन एसोसिएटिंग ईच लेटर विद अ साउंड एंड यूजिंग दीज साउंड्स टू फॉर्म वर्ड्स. साउंड के मदद से वर्ड के फॉर्मेशन में वो कोशिश करते हैं वर्ड फॉर्म करने का. जैसे एप्पल, फिर उसको प, ल, और जब हम लोग वर्ड्स का जब प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं उसमें ए बोलते हैं, ई को. तो उस तरीके से वो एक एक वर्ड का साउंड मिला के एक वर्ड पढ़ने की कोशिश करते हैं. इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? लिमिटेड एंगेजमेंट. फोकसिंग ओनली ऑन लेटर्स कैन बी मोनोटोनस एंड डिसएंगेजिंग फॉर सम लर्नर्स, स्पेशली व्हेन दे आर ईगर टू अंडरस्टैंड एंड रीड होल वर्ड्स. कुछ बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, उनको पूरा वर्ड समझना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है, लेकिन जब उनको एक एक वर्ड पढ़ा हो तो वो ज़्यादा उसमें फोकस नहीं कर पाते हैं. स्लो प्रोग्रेस, बहुत ही धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है, बहुत टाइम लगता है एक सेंटेंस को कंप्लीट करने में. लिमिटेड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. लर्नर्स में स्ट्रगल टू अप्लाई देयर नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल लेटर्स टू रीडिंग फुल मीनिंगफुल सेंटेंस राइट अवे.
फिर है फोनिक मेथड। इन द फोनिक मेथड लर्नर्स आर टॉट टू रिकॉग्नाइज द साउंड, यानी उसका जो साउंड होता है, एक्चुअल साउंड होता है लेटर का और ग्रुप ऑफ लेटर का, उसको वो साउंड को समझने की कोशिश करते हैं और लेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। द फोकस इज ऑन फोनमिक अवेयरनेस एंड लर्नर्स डी कोड वर्ड बाय साउंड्स। उनके साउंड की मदद से वो डी कोड करते हैं। जैसे इसका इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल हैज़ मेनी इरेगुलर वर्ड्स दैट डोंट फॉलो फोनेटिक पैटर्न। एग्जाम्पल दो, कोलोनल, विच कैन कन्फ्यूज लर्नर्स। कितने सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम लोग ये वाला मेथड यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे उन बच्चों का ड्रॉबैक क्या होता है, वो नहीं समझ पाते हैं। मीनिंग पे लिमिटेड फोकस होता है और साउंड पे ज़्यादा फोकस होता है, और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है क्योंकि वर्ड्स का फोनेटिक्स में जो प्रोनाउंसिएशन होता है बहुत ही अजीब सा होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। या बेसिक से जो स्टार्टिंग से पढ़ता है फिर भी ठीक है, जो बीच में स्टार्ट करेगा उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी लग सकता है। फिर है हमारा फोनेटिक मेथड। ये था फोनिक मेथड, अब है फोनेटिक मेथड। फोनेटिक मेथड इज सिमिलर टू द फोनिक मेथड बट प्लेसेस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन फोनेटिक्स, द स्टडी ऑफ स्पीच, साउंड एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस। कैसे, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वर और व्यंजन, व्यंजन हम लोग बोलते हैं अ आ ई, हम लोग गले की मदद से बोलते हैं, च छ ज हम लोग अपने दांत की मदद लेते हैं। उसी तरह से फोनेटिक में क्या है, फोनिक से क्या डिफरेंट है उसमें, इसमें साउंड के साथ साथ वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है उस पर भी बहुत फोकस डाला जाता है। तो इसमें भी क्या होता है, पर्पस इसका होता है कि बच्चों का जो साउंड का जो नॉलेज है वो इम्प्रूव करें ताकि उनको राइटिंग में ईजी हो, लिंक कर सकें वो वर्ड। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, बहुत ही टेक्निकल होता है बिगनर्स के लिए, उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फ्लुएंसी, लैक ऑफ फ्लुएंसी, लर्नर्स जो होते हैं बहुत फोकस करते हैं साउंड पे, इस वजह से उनका जो स्मूथ डेवलपिंग होता है उससे ज़्यादा वो फ्लुएंट रीडिंग की तरफ उनका फोकस जाता है। फिर डिफ़िकल्टी विद एक्सेप्शंस, इंग्लिश हैज़ मेनी एक्सेप्शंस। इसमें फिर एक्सेप्शंस भी काफ़ी होते हैं, कुछ वर्ड्स के साउंड होते हैं, नहीं होते हैं, कितनों के सेम होते हैं, तो उस टाइप के बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं जिसको हर वर्ड में उसको उस मेथड को यूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। देन वी हैव सिंथेटिक मेथड, जो कि है दूसरा मेथड। द सिंथेटिक मेथड इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल साउंड्स और लेटर्स टू फॉर्म वर्ड, सेंटेंस एंड अल्टीमेटली मीनिंग। This method focuses on building up from smaller components to understand larger elements, words, phrases and stories. हमारे पहले वाले मेथड में क्या था, बड़े बड़े सेंटेंसेस एंड वर्ड्स से धीरे धीरे फोनेटिक्स की तरफ यानी छोटे छोटे लेटर्स और वर्ड्स की तरफ फोकस करते थे। लेकिन यहाँ पे पहले छोटे छोटे कंपोनेंट्स को लेते हैं, फिर उससे बड़े एलिमेंट्स सीखते हैं। एग्जाम्पल है वर्ड मेथड। In the word method, learners are taught to recognize whole words, especially sight words, rather than focusing on individual letter. यहाँ पे लेटर के ऊपर फोकस नहीं करके डायरेक्ट वर्ड के ऊपर फोकस किया जाता है। इसमें होता है, जो पर्पस होता है, टू हेल्प लर्नर्स रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल वर्ड्स क्विकली विदाउट नीडिंग टू डीकोड। इससे क्या होता है, उनको वो जो वर्ड्स का साउंड ये सब करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट डीकोड कर लेते हैं कि वर्ड क्या है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेड स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें उनको सिर्फ मेमोराइज करना पड़ता है, वर्ड लर्न करना पड़ता है। उसमें क्या डिकोड कर लेंगे, उनको साउंड का पता होगा तो वर्ड ऑटोमेटिकली वो बता देंगे। लेकिन जैसे हम लोग, एक होता है, एग्जाम्पल देती हूँ मैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस हमारा फूड पाइप जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं। बोल में ईसोफेगस रही हूँ, लेकिन उसका स्पेलिंग स्टार्ट होता है ओ से, OESOPHAGOS। तो ईसोफेगस का स्टार्ट होता है ओ से। अगर उसको फोनेटिक्स पता होता तो उसको पता होता है कि मुझे कहाँ पे ओ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है वर्ड मेथड का, इसमें उनको कंप्लीटली वर्ड याद करना पड़ेगा क्योंकि उनको नहीं पता कि साउंड कैसा होता है, तो दे हैव टू मेमोराइज। डिपेंडेंस ऑन मेमोराइजेशन, जैसे मैंने बोला। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, तो लर्नर्स में स्ट्रगल विद रीडिंग न्यू वर्ड्स, नए वर्ड उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होगा। जैसे मैंने ये बोला, आधे बच्चे इसको ओइसोफिगस बोलेंगे जिनको नहीं पता ये क्या है, जिसको पता है उसने मेमोराइज किया है करके पता है। Phrase method. In the phrase method, learners are taught to recognize phrases or chunks of words rather than focusing on individual word. Phrases क्या होते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर 2-3 वर्ड का एक स्टेटमेंट होता है जो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो फ्रेज मेथड में डायरेक्ट बच्चों को फ्रेज याद करवाया जाता है, एक एक वर्ड नहीं करके एक एक फ्रेजेस। इसमें उनका कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करने के लिए और उनका बात करने का तरीका, बात करने का जो उनका एक प्लस पॉइंट होता है उसको ऐड करने के लिए फ्रेज मेथड यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेड स्किल फॉर ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट। लर्नर्स में स्ट्रगल विद ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स और अनफेमिलियर सेंटेंसेस इनटू स्मॉलर मोर मीनिंगफुल यूनिट्स।
ओवर एम्फेसाइज ऑन मेमोराइजिंग, मेमोराइज बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, मोर देन द प्रीवियस मेथड। क्यों? इसमें फ्रेजेस होते हैं लर्न करने के लिए। नॉट एप्लीकेबल टू ऑल लर्नर्स, सम लर्नर्स में नीड अ मोर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू ब्रेक डाउन टेक्स्ट इनटू सिंपल एलिमेंट्स बिफोर दे कैन अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स फ्रेजेस। फ्रेजेस जो होते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, तो उनको याद करने में भी टाइम लगता है और लर्नर्स को थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है उसको यूज़ करने के लिए। फिर सेंटेंस मेथड। इन द सेंटेंस मेथड लर्नर्स आर टॉट टू रिकॉग्नाइज एंड रीड कंप्लीट सेंटेंस राइट अवे। एक बार में उनको सेंटेंस पढ़ना सिखाया जाता है। इसमें एनकरेज करते हैं बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करने के लिए, फ्लुएंसी एंड अंडरस्टैंडिंग द लार्ज यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज। ड्रॉबैक क्या है? लेस फोकस ऑन फाउंडेशनल स्किल्स, मतलब बेसिक्स जो है वर्ड्स के वो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। डिफिकल्टी विद न्यू और कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट, अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स और नया स्टेटमेंट होगा तो उनको वो चीज़ पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी होगा। नॉट आइडियल फॉर बिगिनर्स, बिगिनर्स के लिए ये मेथड बिल्कुल भी आइडियल नहीं है। Story method. The story method uses stories and narratives as a core material for teaching reading. Learners are encouraged to read and understand stories using context to figure out new words and sentences. ये जनरली वोकेबलरी बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है। स्टोरी पढ़ते हैं बच्चे, पढ़ पढ़ के उसमें से नए नए वर्ड सीखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन सीखते हैं और इस तरीके से उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता है और एंगेज भी रहते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? रिस्क ऑफ ओवरवेलमिंग बिगनर्स। जो बिगनर्स को एकदम से स्टोरी पढ़ने दोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलम हो सकते हैं। लेंथी स्टोरीज पढ़ के वो वहीं पे ही उनको पहले डर लग जाएगा वर्ड्स एंड सेंटेंसेस पढ़ने में। लिमिटेड लैंग्वेज स्ट्रक्चर फोकस। वेल द स्टोरी मेथड इज ग्रेट फॉर एंगेजमेंट, एंगेजमेंट के लिए अच्छा है, बट इट मे नॉट प्रोवाइड इनफ स्ट्रक्चर फॉर लर्नर टू डेवलप सिस्टमैटिक रीडिंग स्किल। उनका सिस्टमैटिक रीडिंग स्किल नहीं हो पाएगा क्योंकि उन्होंने डिकोड करना नहीं सीखा, उन्होंने फोनेटिक्स नहीं सीखा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू हैंडल द वेरी कॉम्प्लेक्स जितने भी हैं उनके सेंटेंसेस होंगे उसको। कंटेक्स्ट डिपेंडेंट। लर्नर्स में रिलाई टू मच ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोरी टू अंडरस्टैंड न्यू वर्ड्स विच कैन क्रिएट चैलेंजेस। अब नए नए वर्ड्स होते हैं उनको डिक्शनरी में, जैसे हम लोग कुछ नया सीखते हैं तो डिक्शनरी में ढूंढ के पढ़ते हैं, तो वो एक इंटरेस्ट जो होता है वो भी कम हो जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रीडिंग स्किल। अब रीडिंग स्किल का जो हमारा जो रीडिंग एबिलिटी है उसको कौन कौन सा फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है? फिजियोलॉजिकल फैक्टर में आता है विजुअल एक्विटी। तो एक पर्सन नीड्स गुड आईसाइट टू रीड इफेक्टिवली। सबको पता है जिसका नाइट ब्लाइंडनेस होगा या फिर रीडिंग के लिए उनका आईसाइट अच्छा नहीं होगा, पुअर विजन होगा, विजुअलाइज अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनका रीडिंग एबिलिटी पे बहुत ही असर होगा। ऑडिटरी प्रोसेसिंग, तो सुनना और साउंड को प्रोसेस करना, फोनेटिक समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर रीडिंग। अगर आपका ऑडिटरी ठीक नहीं है, आपका हियरिंग प्रॉब्लम है, तो भी आप रीडिंग में आपको बहुत इश्यू होगा क्योंकि जब कोई आपको समझा रहा है आपको वो समझ ही नहीं आएगा। मोटर कोऑर्डिनेशन। मोटर कोऑर्डिनेशन मतलब मसल का कोऑर्डिनेशन। आपका रीडिंग करते टाइम हैंड आई मूवमेंट इज़ वेरी एसेंशियल, कि कौन सा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, कौन सा पेज पढ़ रहे हैं, तो वो जो मूवमेंट होता है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आप पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते एकदम से कहीं पे खो जाते हैं, आपको फिर ढूंढना पड़ता है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम विच अफेक्ट्स योर रीडिंग एबिलिटी। फैटीग एंड हेल्थ कंडीशन। ऑफकोर्स हेल्थ कंडीशन अगर अच्छा नहीं है, डिसलेक्सिया है, आपको कुछ भी रीडिंग इम्पेयरमेंट है, कुछ फिजिकल डिस्कम्फर्ट है, तो आपको रीडिंग एबिलिटी में इश्यू होगा। फिर है फिजियोलॉजिकल के बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल में आ जाता है मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। अ पर्सन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन टू रीड प्लेज अ बिग रोल। आपका कितना मोटिवेशन है उस पर बहुत डिपेंड करता है आपका रीडिंग। अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और बिल्कुल मोटिवेटेड फील नहीं करता और हमेशा रीडिंग करना अवॉइड करता है, तो वो कुछ भी करे वो रीड नहीं कर सकता। रीड करेगा तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एंगेज करके खुद को रीडिंग मटेरियल के साथ, छोटे छोटे इंटरेस्टिंग जैसे हमने कुछ पैसेजेस पढ़े उससे धीरे धीरे बूस्ट करना और ज़्यादा। अटेंशन एंड फोकस। लैक ऑफ अटेंशन जो कि ADHD होता है, वो एक साइकोलॉजिकल इशू होता है, उसकी वजह से भी रीडिंग का एबिलिटी बहुत कम हो जाता है। तो अटेंशन और फोकस नहीं रहने से भी प्रॉब्लम होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर आपका अच्छा नहीं है, आपका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका मेमोरी काम नहीं करेगा। आप किस तरीके से मेमोराइज करते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं कैरेक्टर्स के बीच में, वो सब आप नहीं कर सकेंगे। इमोशनल फैक्टर में आ गया हमारा, जैसे स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, वो आपके रीडिंग स्किल्स को काफ़ी अफेक्ट कर सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर में है होम एनवायरनमेंट। अब होम एनवायरनमेंट भी बहुत डिपेंड करता है, क्वाइट प्लेस है या फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे नॉइजी प्लेस है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आप रीड कर पा रहे हो या नहीं। उतना रीडिंग फैसिलिटी बहुत ज़रूरत है अगर आप पढ़ रहे हो। अवेलेबिलिटी ऑफ रीडिंग मटेरियल, आपके पास रीडिंग मटेरियल है या नहीं, क्योंकि रीडिंग मटेरियल होगा तभी यू विल फील एनकरेज टू रीड।
आपका लिटरेसी उससे और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके पास बुक्स नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, तो ऑब्वियसली वो आपके वोकेबलरी को अफेक्ट करेगा, लैंग्वेज को अफेक्ट करेगा, और फिर बाद में आपको रीडिंग का जो एक रीडिंग करने का जो एक मन होता है वो भी आपका और नहीं रहेगा। एजुकेशनल सपोर्ट, टीचर्स, ट्यूटर्स और मेंटर्स का आपका कितना ज़्यादा सपोर्ट है, वो कितना सपोर्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल, आपके जो इंस्टीट्यूशन है वो आपको कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपको किस तरीके से वो प्रोवाइड करते हैं, सारे आर्टिकल्स हो या फिर रिसोर्सेज हो, उस पर भी बहुत उस पर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लैक ऑफ सपोर्ट, अगर लैक ऑफ सपोर्ट होगा या फिर इनइफेक्टिव टीचिंग मेथड होगा, उसमें भी बहुत ही प्रोग्रेस जो है आपका स्लो हो जाता है, और जिस वजह से काफ़ी सारे बच्चे बहुत सारे प्रॉब्लम से भी गुजरते हैं। जैसे डिसलेक्सिया हो गया, मैंने बताया था, लैंग्वेज बैरियर हो गया, दैट इज़ वन ऑफ द इशू विच कैन कम आउट। देन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है आपका, बैकग्राउंड कैसा है, कैन अफेक्ट एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज, पेरेंटल सपोर्ट है या नहीं, रीडिंग के लिए एक्सपोजर है या नहीं। अगर आपका लिमिटेड एक्सेस होगा फॉर बुक्स एंड एजुकेशनल टूल्स, तो इट विल इम्पैक्ट लर्नर्स रीडिंग डेवलपमेंट। इसका सोल्यूशन क्या है? कम्युनिटी में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, लाइब्रेरी बहुत सारे हों, एजुकेशनल सपोर्ट मिले, तो उससे क्या होगा, आपका रीडिंग का जो स्किल है वो इम्प्रूव कर सकते हो। कल्चरल इन्फ्लुएंस है, कल्चरल कंटेक्स्ट एंड लैंग्वेज स्पोकन एट होम इन्फ्लुएंसेस रीडिंग डेवलपमेंट। अ चाइल्ड रेज्ड इन अ होम वेयर रीडिंग इज वैल्यूड विल लाइकली हैव बेटर लिटरेसी स्किल। ऑब्वियसली बात है, मम्मी पापा पढ़ते हैं, बच्चे देख के वही सीखते हैं। मम्मी पापा बिल्कुल नहीं पढ़ते, रीड नहीं करते, तो बच्चों के अंदर वो रीडिंग स्किल आना बहुत बहुत ही एक ऐसा हो जाता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो भी बहुत मैटर करता है। Reflecting on reading is a valuable process that allows us to analyze not only what we have read but also how we have engaged with the material and what we have learned from it. When you reflect on reading के ऊपर reflect करना, you move beyond the surface level of simply processing words to considering how the material connects to your knowledge, belief and experience. जब आप न्यू रीडर होते हैं तो आप सिर्फ रीड करते हैं फॉर एन्जॉयमेंट, बट धीरे धीरे जब आपका नॉलेज बढ़ने लगता है, आप जब रीडिंग में एकदम इमर्स हो जाते हैं, तो आपको तब समझ आता है कि रीडिंग का एक्चुअल वैल्यू क्या है, कैसे वो आपके नॉलेज, बिलीफ एंड एक्सपीरियंस को बढ़ा रहा है। वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट एज अ रीडर। हियर आर सम की एस्पेक्ट्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑन रीडिंग। पर्सनल कनेक्शन, हाउ डू आई रिलेट टू द टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ मैं कैसे रिलेट कर रही हूँ, ये खुद को पूछो। रिफ्लेक्टिंग ऑन हाउ द मटीरियल रेजोनेट्स विद योर पर्सनली इज़ अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट। डिड द टेक्स्ट इवोक एनी इमोशन, क्या आपने जब पढ़ा आपके अंदर कुछ इमोशन आया, आप कुछ इमोशनल स्टोरी पढ़ रहे हो, नोवेल पढ़ रहे हो, तो क्या आपके अंदर वो रियलाइजेशन आया, वॉट डिड आई लर्न फ्रॉम द टेक्स्ट, और आपने टेक्स्ट से क्या लर्न किया। ये है आपका पर्सनल कलेक्शन। सोचो आप एक बुक पढ़ते हो, आपको उससे एक बहुत इमोशनली आपका उसके साथ अटैचमेंट हो गया, आपने कुछ सीखा मोरल वैल्यू, दैट इज़ योर पर्सनल कनेक्शन। कॉम्प्रिहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग, डिड आई फुली अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, क्या आपने फुली जो भी उसमें आइडियाज़ और आर्ग्यूमेंट्स थे, जो भी थीम था, क्या आप वो समझ पाए। वॉट वॉज द मेन पॉइंट और आर्ग्यूमेंट ऑफ द टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट का मेन जो मुद्दा था वो क्या था, क्या आप वो समझ पाए। अगर समझ पाए देन दैट इज कॉम्प्रिहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, वॉट इज माई ओपिनियन ऑन द टेक्स्ट, आपके ओपिनियन क्या है। वेर देर एनी बायस और फ्लॉज इन द रीजनिंग, डिड द टेक्स्ट अलाइन विद योर व्यूज और डिड इट चेंज देम या चैलेंज देम। मतलब आपने जब पढ़ा उसका, यू नो व्हेन यू आर बियॉन्ड दैट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब आप उसको इवेल्युएट करने लगता है, आपने जो पढ़ा है क्या ये सही है, क्या ये गलत है, जो मैंने पढ़ा क्या उसमें ऐसा चेंज होना चाहिए था। वो जो आपके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज़ योर क्रिटिकल थिंकिंग। हाउ डज द इन्फॉर्मेशन फिट विद वॉट आई ऑलरेडी नो, जो मुझे ऑलरेडी पता है। अगर आपने कुछ पढ़ा उसके बारे में और ज़्यादा, तो मुझे जो ऑलरेडी पता है क्या उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्या मुझे कुछ गलत पता था, क्या कुछ सही पता था, या कुछ ज़्यादा पता था या कम पता था। ये सब जो होता है ये हो गया आपका क्रिटिकल थिंकिंग। एप्लीकेशन, हाउ कैन आई अप्लाई वॉट आई रेड। कभी कभी हम स्टोरीज पढ़ते हैं, एक अच्छा सा वर्ड मिल जाता है, जैसे मैंने अभी फैमिस्ट के बारे में बताया था। आई नो कुछ ना कुछ बच्चे होंगे जिनको लगेगा वाओ व्हाट अ वर्ड, आई यूज़ दिस इन माई नॉर्मल इंग्लिश। तो उस तरीके से वर्ड्स को सीखना और अप्लाई करना अपनी लाइफ में, दैट इज एप्लीकेशन। रीडिंग प्रोसेस, हाउ डिड आई अप्रोच द टेक्स्ट। थिंक अबाउट योर रीडिंग स्ट्रैटेजी। डिड यू रीड एक्टिवली, क्या आपने एक्टिवली पढ़ा, क्या आपने नोट्स बनाए, क्या आपने हाईलाइट किया कोई सेक्शन, किस तरीके से आपने रीड किया। कंसिडर इफ़ यू कैन इम्प्रूव योर रीडिंग स्ट्रैटेजी। फिर एक दो बुक्स पढ़ने के बाद आप अपना रीडिंग स्ट्रैटेजी भी इम्प्रूव कर सकते हो। क्या रीडिंग इन्जॉयबल था या चैलेंजिंग था, वो भी आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपको अंदर से पता चल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग हाउ यू एंगेज विद द टेक्स्ट कैन हेल्प यू टेलर योर रीडिंग हैबिट फॉर द बेटर रिजल्ट इन द फ्यूचर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
क्या आपने जो पढ़ा आपकी ग्रोथ में हेल्प किया, उसने आपकी डेवलपमेंट में हेल्प किया, कुछ आपने अंडरस्टैंड किया, कॉम्प्लेक्स मटेरियल हो, और बिकमिंग मोर क्रिटिकल ऑफ व्हाट यू रेड. कंसिडर हाउ योर अप्रोच टू रीडिंग माइट हैव चेंज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिफ्लेक्शन. फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. इसमें दो टाइप होता है. एक होता है एक्सपीरियंशियल रिफ्लेक्शन, एक होता है रीडिंग रिफ्लेक्शन. इसको एडिट करिएगा. दिस इज एक्सपीरियंशियल रिफ्लेक्शन, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं. एक्सपीरियंशियल रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो आप एक्सपीरियंस करते हो उससे कुछ सीखना और उसको फिर आगे ना दोहराना. जैसे इसका की फीचर है फोकस ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस. आपने कुछ एक पर्सनल एक्सपीरियंस किया, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अपने लाइफ में आपने कुछ एक एक्सपीरियंस किया और उस एक्सपीरियंस से आपने इवेल्युएट किया कि मैंने क्या गलत किया या क्या सही किया या क्या है जो मैं आगे जाके इम्प्रूव कर सकता हूँ. वहाँ से आपने लर्न करके उसको इम्प्रूव किया. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, वो प्रोजेक्ट आपने पूरा किया. पूरा करने के बाद आपने खुद से सोचा कि मैंने क्या सही किया, इसमें क्या गलत किया और क्या ऐसा किया जो मैं आगे जाके इम्प्रूव कर सकता हूँ. इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपीरियंशियल रिफ्लेक्शन. स्टेप्स क्या हैं? डिस्क्रिप्शन, क्या हुआ था, एक्सपीरियंस मैंने क्या किया. फीलिंग, आपने कैसा फील किया, आपका उसके लिए इमोशंस कैसा था, वो मोमेंट आपके लिए कैसा था. इवैल्यूएशन, व्हाट वेंट वेल, क्या अच्छा हुआ, क्या पॉजिटिव हुआ और क्या नेगेटिव हुआ. एनालाइज करना, मतलब वाई डिड दिस हैपन टू मी, मेरे साथ ही क्यों हुआ, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे या फिर जो भी था उसमें मैंने कैसे एक्ट किया. कंक्लूजन, मैंने क्या सीखा और मैं आगे जाके क्या गलती नहीं करूँगा. एक्शन प्लान, जो जो आपने गलती किया उसको इम्प्रूव करना और नेक्स्ट टाइम उसको बेटर करना. तो ये है हमारा एक्सपीरियंशियल रिफ्लेक्शन. फिर है रीडिंग रिफ्लेक्शन. रीडिंग रिफ्लेक्शन इज फोकस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट हैज़ बीन रेड. It's about considering the content, your response to it, and how the material fits into your existing knowledge or influence your thinking. मतलब जैसे आपने कुछ एक टॉपिक है, जैसे यूनिवर्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में आपने पढ़ा है. आपको नहीं पता था कि प्लूटो और 9 प्लैनेट्स में नहीं आता है. तो आपको पता है कि देयर आर 9 प्लैनेट्स. आपने एक बुक पढ़ा जिसमें लिखा था कि प्लूटो वॉज डिक्लेयर्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट, सो वो और प्लैनेट नहीं है. अभी हमारे सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं. तो वो आपके नॉलेज के साथ कैसे फिट किया? आपको उस टाइम ये पता चला कि अरे मुझे तो पता था कि 9 प्लैनेट्स होते हैं, बट अब ये बुक पढ़ने के बाद मुझे पता चला देयर आर ओनली 8 प्लैनेट्स. तो उस तरीके से रीडिंग रिफ्लेक्शन होता है. की फीचर्स क्या है? एंगेजमेंट विद द टेक्स्ट. रीडिंग रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व्स गोइंग बियॉन्ड सिंपली रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट. इट रिक्वायर्स यू टू एंगेज क्रिटिकली एंड थॉटफुली विद द मटीरियल. पर्सनल रिस्पॉन्स, यू रिफ्लेक्ट ऑन हाउ द टेक्स्ट रेजोनेटेड विद यू पर्सनली. किस तरीके से उस पर्सनली उसने आपको अफेक्ट किया. इमोशनल रिस्पॉन्स आपका क्या था, आपका ओपिनियन क्या था उसके बारे में पढ़ के. जैसे आपका ओपिनियन था कि अब मुझे पता चला देयर आर 8 प्लैनेट्स. क्रिटिकल थिंकिंग आपने किया. रीडिंग रिफ्लेक्शन एनकरेजेस टू एसेस द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, आइडियाज एंड एविडेंस. इट हेल्प्स यू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द राइटिंग एंड कंसिडर ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव. तो उसमें क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स निकल सकते हैं. आपने जो पढ़ा, एक कोई भी नोवेल पढ़ा, तो उसमें ऑथर का क्या आइडिया था, क्या एविडेंस था, उसमें आप क्रिटिकली थिंक करते हो. मीनिंग मेकिंग. और फाइनली द पर्पस ऑफ रीडिंग रिफ्लेक्शन इज टू मेक मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट. आपने पूरा कुछ एक पढ़ा, आर्टिकल पढ़ने के बाद आपके मन में क्या मीनिंग निकला उसका, दैट इज रीडिंग रिफ्लेक्शन. ये रीड करने के बाद आपका जो रिफ्लेक्शन निकलता है, दैट इज कॉल्ड रीडिंग रिफ्लेक्शन. एग्जाम्पल है, आफ्टर रीडिंग अ नॉवल यू माइट रिफ्लेक्ट ऑन द थीम्स एक्सप्लोर्ड इन द बुक, हाउ द कैरेक्टर डेवलप्ड एंड व्हाट लेसन्स यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी. After reading an academic article, you could reflect on how the author's research or argument have changed your perspective on the topic or influenced your understanding. कि किस तरीके से आपने जो नया एक टॉपिक पढ़ा उसने आपके लर्निंग में क्या इम्प्रूवमेंट किया, या फिर आपको पहले से क्या पता था जो चीज़ अफेक्ट हुआ. दैट इज रीडिंग रिफ्लेक्शन. इसका स्टेप है समरी. व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ आर्ग्यूमेंट, व्हाट वर द की पॉइंट्स, वो हो गया समरी. कनेक्शन हो गया, हाउ डज द टेक्स्ट रिलेट टू योर एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस या आपके प्रायर नॉलेज के साथ कैसे वो लिंक बैठता है दोनों के बीच में. एनालाइज करना कि हाउ वेल डिड द ऑथर प्रेजेंट देयर आइडिया, व्हाट डिड यू अग्री और डिसअग्री, वर देयर गैप्स, बायस और स्ट्रेंथ इन द टेक्स्ट. उसको एनालाइज करना. इम्पैक्ट, हाउ हैज़ दिस टेक्स्ट इन्फ्लुएंस्ड योर थिंकिंग, क्या इसने आपके थिंकिंग में कुछ चेंज किया, क्या आपको पहले से कुछ पता था उसमें कुछ चेंज किया. देन फ्यूचर एप्लीकेशन. फ्यूचर में अब मुझे पता है, कोई भी मुझे पूछेगा हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर, आई विल से देयर आर 8 प्लैनेट्स. यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में मैंने दे दिया है एक्सपीरियंशियल रिफ्लेक्शन और रीडिंग रिफ्लेक्शन के बारे में. आप ये बस एक बार गो थ्रू कर लीजिए ना. जैसे अगर ये डेफिनेशन भी आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, पूरा थ्योरी लिखने के बाद यू कैन पुट दिस डायग्राम. और उससे क्या होगा कि आपका और ज़्यादा उसमें मेन है कि आपको उसके बारे में जितना पता है आपको वो लिखना है बीएड के एग्जाम में. तो वंस यू कंप्लीट द थ्योरेटिकल पार्ट, यू कैन ऐड दिस टेबल ऑफ डिफरेंस.
नेक्स्ट है हमारा राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल होता क्या है? राइटिंग स्किल रेफर्स टू द एबिलिटी टू कम्युनिकेट आइडियाज इफेक्टिवली थ्रू रिटन वर्ड्स। रिटन वर्ड्स से हम कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं अपने इमोशंस को। दिस एनकम्पासेस वेरियस एलिमेंट्स सच एज ग्रामर, वोकैबुलरी, कोहेरेंस, क्लैरिटी, स्टाइल एंड द एबिलिटी टू स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन लॉजिकली, कैसे हम लोग लिखते हैं। A person with strong writing skill can express thoughts in a clear, engaging, and organized manner, tailoring the language to the audience and purpose of the writing. मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग क्या है? द मैकेनिक ऑफ राइटिंग रेफर टू टेक्निकल एस्पेक्ट जो होते हैं राइटिंग के, वो क्या क्या है? उसमें आता है पहला स्पेलिंग। स्पेलिंग हमारा हमेशा करेक्टली होना चाहिए। पंक्चुएशन हमारा ठीक होना चाहिए। पंक्चुएशन मार्क इधर उधर होने से पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, जैसे कॉमाज हो गए, पीरियड्स हो गया, जो भी हो गया। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, उसमें ग्रामर पूरा प्रॉपर सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए। कैपिटलाइजेशन जहाँ ज़रूरी है वहाँ होना चाहिए। फॉर्मेटिंग मतलब पैराग्राफ किस तरीके से चेंज करना है, लाइन में कितनी स्पेसिंग होना चाहिए, दैट इज़ राइटिंग का मैकेनिक्स। टाइप्स ऑफ राइटिंग में हमारा आ जाता है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल टाइप्स। तो कन्वेंशनल राइटिंग क्या होता है हमारा? कन्वेंशनल राइटिंग इज स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मल, बहुत ही फॉर्मल होता है ये। इट फॉलोज रूल्स, जैसे ग्रामर का, फॉर्मेटिंग का, ऑर्गेनाइजेशन का, ये बहुत ही रूल्स के साथ जाता है। दैट इज कन्वेंशनल राइटिंग। इसमें हमारा आ जाता है पैराग्राफ राइटिंग। हम जैसे कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, कुछ एक आइडिया डाल रहे हैं, इलेबोरेट कर रहे हैं, तो टॉपिक जो होता है उसमें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में जाता है। हमारा पहले टॉपिक रहता है, फिर सपोर्टिंग रहता है सेंटेंस, फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस रहता है। तो ये पूरा हमारा एक रूल के साथ जाता है। ऐसे राइटिंग हम लोग जब एग्जाम देते थे स्कूल में, उसमें ऐसे राइटिंग में इंट्रोडक्शन होता था, पैराग्राफ होता था, फिर कंक्लूजन होता था। तो इस टाइप से जो हम लोग पूरा स्ट्रक्चर के साथ लिखते हैं, दैट इज़ कन्वेंशनल राइटिंग। फिर लेटर राइटिंग, हम लोग किसी को फॉर्मल लेटर लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, तो उसमें भी हमारा लेटर का एड्रेस होता है, बॉडी होता है, फिर लास्ट में सैल्यूटेशन होता है। तो उस तरीके से हमारा लेटर राइटिंग भी इट्स वन ऑफ द कन्वेंशनल राइटिंग। फिर कंपोजिशन राइटिंग होता है, जैसे डिस्क्रिप्टिव हो, नरेटिव हो या एक्सपोजिटरी हो, उन सब में जो स्पेसिंग होता है हमारा, वो बहुत ही फॉर्मल तरीके से हम लोग उसमें डालते हैं। तो इस वजह से दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मल वे। फिर है हमारा रिपोर्ट राइटिंग, जैसे एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट लिखते हैं हम लोग स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर, वो हो गया हमारा रिपोर्ट। उसमें भी हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, टाइटल होता है, इंट्रोडक्शन होता है, प्रोसेस होता है, क्या रिजल्ट या फाइंडिंग्स है, फिर कंक्लूजन, फिर रिकमेंडेशन। तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरा हमारा उसमें रहता है। फिर आता है नॉन कन्वेंशनल राइटिंग, जिसमें कि बहुत ही लेस फॉर्मल हो, या फिर बस अपने क्रिएटिविटी के लिए यूज़ किया हो। जैसे हम लोग डायरी राइटिंग करते हैं, कुछ डायलॉग लिखते हैं हम लोग टू प्रेजेंट अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर। फिलिंग इन फॉर्म्स, जैसे राइटिंग टू प्रोवाइड रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, कोई आपको एक क्वेश्चनर दे देता है कि इसको भरो, उसको भी हम लोग बहुत ही नॉन कन्वेंशनल वे में लिखते हैं। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र, पर्पस है टू कन्वे इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड एफिशिएंटली यूजिंग वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला है कम्युनिकेशन, जिसमें आता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें स्पोकन एंड रिटन आता है। वर्बल कम्युनिकेशन होता है हमारा, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की ये दो टाइप है, याद रखना, कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में होता है हमारा दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स टू कन्वे अ मैसेज। ठीक है। फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन होता है, फ़ोन कॉल होता है, वीडियो कॉल होता है। और रिटन में आता है हमारा लेटर, ईमेल, रिपोर्ट एंड मैसेजेस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारा आ जाता है द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन विदाउट द यूज़ ऑफ वर्ड्स। जैसे टेबल्स में, चार्ट्स में, मैप्स में, ग्राफ्स में हम लोग बताते हैं कि आज टेम्परेचर इतना हाई गया था, फिर लो गया, तो उस तरीके से दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग द राइटिंग स्किल्स क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है राइटिंग स्किल्स को पढ़ाने का? क्लैरिटी एंड कोहेरेंस, बच्चों को हेल्प करना क्लैरिटी के लिए, और कैसे लॉजिकली लिखते हैं वो बताने के लिए उनका राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर एंड सिंटेक्स, प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशन एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होता है, उनका प्रोफेशनलिज्म जो होता है लिखने का, वो इम्प्रूव होता है। उनका क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन, वो कितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, दैट इज़ ओनली थ्रू राइटिंग स्किल्स। उनका क्रिटिकल थिंकिंग में इम्प्रूवमेंट होता है। राइटिंग हेल्प्स इंडिविजुअल एनालाइज, सिंथेसाइज एंड इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन, फोस्टरिंग डीपर थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ऑडियंस अवेयरनेस, टीचिंग स्टूडेंट्स टू कंसिडर देयर ऑडियंस एंड एडजस्ट टोन, उनका इंटोनेशन, जैसे मैंने बोला था, टोन कैसे चेंज करना है, लैंग्वेज स्ट्रक्चर उनका अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस चेंज होता है। परसुएशन एंड आर्ग्यूमेंटेशन, किसी कंटेक्स्ट में राइटिंग हेल्प्स लर्नर्स डेवलप परसुएसिव राइटिंग स्किल्स टू आर्ग्यू पॉइंट्स लॉजिकली एंड कन्विंसिंगली। कैसे उनको किसी एक चीज़ में अगर आर्ग्यू करना है तो वो कैसे कन्विंसिंगली आर्ग्यू करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो अ स्किल ऑफ राइटिंग। एंड ऑर्गेनाइजिंग, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके लिखना है।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग। अब हैंड राइटिंग का गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लेजिबिलिटी। प्राइमरी गोल होता है कि वो लेजिबल हो, लेटर्स जो होते हैं क्लियर हो और प्रॉपरली फॉर्म्ड हो। कंसिस्टेंसी होना चाहिए, साइज यानी कि छोटा बड़ा होना चाहिए, शेप एंड साइज पूरा प्रॉपर होना चाहिए, कर्सिव है तो पूरा कर्सिव होना चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए, करेक्ट प्रोपोर्शन में लिखना है, द हाइट विड्थ एंड एंगल ऑफ लेटर शुड बी बैलेंस्ड, लोअर केस लेटर कहाँ लिखना है, फिर कैपिटल कहाँ पे लिखना है, स्मूथनेस एंड फ्लो, पूरा फ्लो होना चाहिए राइटिंग में। फिर नीटनेस, सबको पता है नीट लिखना बहुत ज़रूरी है। अप्रोप्रिएट स्लैंट्स, द स्लैंट ऑफ द राइटिंग शुड बी कंसिस्टेंट, ईदर स्लैंटेड टू द राइट और लेफ्ट। जो मैंने बोला कर्सिव जब लिखते हैं या तो वो राइट की तरफ स्लैंट होना चाहिए या तो लेफ्ट की तरफ होना चाहिए या तो सीधा होना चाहिए, लेकिन आधा लेफ्ट आधा राइट आधा सीधा ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रॉपर अलाइनमेंट, लाइनिंग पूरा प्रॉपर होना चाहिए। कंट्रोल्ड वे में लिखना है आपको, शेकी लेटर्स नहीं होने चाहिए, शार्प लेटर्स होने चाहिए बिल्कुल, और बैलेंस होना चाहिए। ईच लेटर एंड वर्ड शुड हैव अ बैलेंस्ड विजुअल वेट। लेटर शुडंट फील टू क्रैम्ड और टू स्पेस्ड आउट। जैसे मैं लिख रही हूँ आई एम अ गर्ल, आई लिखा, फिर एम ऐसे लिखा, यहाँ लिख दिया, गर्ल में जी इधर लिख के IRL, ऐसे इस तरीके से नहीं होना चाहिए, वो पूरा प्रॉपर वे में लिखना ज़रूरी है। स्टेप्स टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग ऑफ पीपल। हैंड राइटिंग कैसे इम्प्रूव करना है? एसेस करंट हैंड राइटिंग। पहले करंट हैंड राइटिंग को हमें देखना है कि उसमें क्या गलती है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या फॉर्मेशन में चाहिए या कंसिस्टेंसी में चाहिए, वो चीज़ देखना है। टीच करेक्ट पॉस्चर एंड ग्रिप। पेंसिल को कैसे पकड़ना है, उसका पॉस्चर क्या है, 30 से 45 डिग्री एंगल में पकड़ना चाहिए, स्ट्रेट भी नहीं पकड़ना चाहिए, पूरा स्लैंटिंग करके भी नहीं पकड़ना चाहिए, तो वो प्रॉपर पोस्चर एंड ग्रिप हमें बताना है। फोकस ऑन लेटर फॉर्मेशन। लेटर फॉर्मेशन बताना है। आजकल जैसे सोचो हिंदी लिखते हैं बच्चे, जब नया नया सीखते हैं, उनको अगर न लिखना है तो वो, या फिर क लिखना है, वो पहले ऐसे करते हैं फिर ऐसे करते हैं फिर ऐसे करते हैं, उस वजह से वो लेटर का फॉर्मेशन गलत हो जाता है। उनको पता होना चाहिए कि पहले लाइन खींच के ऐसे लिखना है, तब जाके उनका लेटर का फॉर्मेशन अच्छा होगा। उसी तरह इंग्लिश में बी लिखते हैं, सोचो बैट लिख रहे हैं, एक्चुअल में कर्सिव में ऐसे लिखना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करके इसको इतना दूर कर देते हैं कि ये BEAT दिखता है, तो ये बी का कितना पास होना चाहिए, कितना दूर होना चाहिए, वो फॉर्मेशन प्रॉपर होना चाहिए। प्रैक्टिस बेसिक स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स मतलब किस तरीके से आप लिख रहे हो, कर्व्स लिख रहे हो, स्ट्रेट लाइन में लिख रहे हो, वो स्ट्रोक्स उनको सीखना है कि आप अगर कर्सिव लिख रहे हो आपका स्ट्रोक्स इसी टाइप का होना चाहिए। स्लो डाउन राइटिंग स्पीड। एनकरेज पीपल टू स्लो डाउन वाइल राइटिंग टू फोकस ऑन एक्यूरेसी रैदर देन स्पीड। स्पीड से ज़्यादा उनको एक्यूरेसी पे फोकस करना सिखाना है। कंसिस्टेंसी एंड स्पेसिंग कैसा होना चाहिए वो बताना है। एंड ट्रेसिंग एक्सरसाइज, प्रोवाइडिंग ट्रेसिंग शीट्स जो आते हैं जिसमें लाइट लाइट दिखता है, उसको देख के उसके ऊपर ट्रेस करके लिखना ताकि उनको पता चले कि स्ट्रोक्स कैसा है। एनकरेज रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी स्ट्रेसिंग कर लो, कितना भी स्ट्रोक सीख लो, रेगुलर प्रैक्टिस इज मस्ट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाना, उनको मोटिवेट करना है, इंस्टेड ऑफ शाउटिंग और इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम कि राइटिंग अच्छा नहीं है, ये नहीं, उनको और ज़्यादा मोटिवेट करना है। इंट्रोड्यूस कर्सिव राइटिंग व्हेन रेडी। जब रेडी होते हैं उनके अंदर कर्सिव राइटिंग अगर नहीं आता उनको, तो उनको फिर कर्सिव राइटिंग स्टार्ट करना है। यूज़ टेक्नोलॉजी, और ये ऑप्शनल है, टेक्नोलॉजी यूज़ करना नहीं करना वो आपका ऑप्शन है। सेट रियलिस्टिक गोल, सेट अचीवेबल गोल्स एंड माइलस्टोन। जैसे फॉर इंस्टेंस एम टू इम्प्रूव वन एस्पेक्ट ऑफ हैंड राइटिंग्स। एक चीज़ से स्टार्ट करो, जैसे स्पेसिंग से स्टार्ट किया तो पहले उनको स्पेसिंग सिखाना, फिर लेटर्स पे जाना, फिर फॉर्मेशन पे जाना, उस तरीके से। encourage writing in context. Have pupils practice handwriting in real life context like writing short stories, journal entries, इस टाइप का। उनको वैसे लिखवाने से, धीरे धीरे कोट्स लिखवाने से, दिस मेक्स राइटिंग फील मीनिंगफुल एंड एंगेजिंग। बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट, हमको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। अगर हम पेशेंस रखेंगे तो बच्चों का जो फाइनल वो लोग लिखेंगे, उनका जो राइटिंग इंप्रूव होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा। नो एक्सरसाइज इन राइटिंग। राइटिंग के दो टाइप की एक्सरसाइज हैं, एक है ट्रांसक्रिप्शन, एक है डिक्टेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स कॉपिंग टेक्स्ट एग्जैक्टली एज इट अपीयर्स, फोकसिंग ऑन एक्यूरेसी एंड अटेंशन टू डिटेल। इसमें आपको जो भी दिया गया टेक्स्ट उसको कॉपी करके लिखना एग्जैक्टली उसी के जैसे, जैसा जहाँ से आप कॉपी कर रहे हैं। बेनिफिट्स क्या है? इंप्रूव स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड ग्रामर। स्टूडेंट को नीट लिखने में और कंसिस्टेंट हैंड राइटिंग में हेल्प करता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग में हेल्प करता है। करना कैसे है? प्रोवाइड अ स्टूडेंट विद अ पैसेज और ट्रांसक्राइब। इट कुड बी अ शॉर्ट पैसेज, पैराग्राफ, कोट और इवन अ पोएम। कुछ भी एक छोटा सा उनको पैसेज देना है। स्टूडेंट को फोकस करना है कि वो उसको कॉपी करें एक्यूरेटली, पूरी तरह से उसके पंक्चुएशन, स्पेलिंग पे फोकस करके, लेटर्स के फॉर्मेशन पे फोकस करके वो सेम चीज़ कॉपी करें।
फिर मॉनिटर करना है कि वो किस तरीके से लिख रहे हैं और उनको गाइडेंस देना, जहाँ पे वो गलती करें, स्पेसिंग में हो, पेंसिल के ग्रिप में हो, उसमें उनको हेल्प करना। ख़त्म करने के बाद रिव्यू द ट्रांसक्रिप्शन, करेक्ट एनी मिस्टेक एंड डिस्कस एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। ट्रांसक्रिप्शन टेक्स्ट का एक एग्जाम्पल है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। The students will copy this sentence word for word, paying attention to the capitalization, spacing, and punctuation. Dictation exercise क्या है? Dictation involves listening to a passage that is read aloud and then writing it down from memory. It helps students improve listening skills and memory retention. आपने कुछ एक पैसेज पढ़ा या फिर एक स्टेटमेंट बोला, उन्होंने वो सुना और फिर लिखा, उससे क्या होगा, उनका लिसनिंग एंड मेमोरी स्किल इंप्रूव होता है, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन इंप्रूव होता है, एंड राइटिंग स्किल उनका बहुत इंप्रूव होता है, टाइम के साथ वो लिख पाते हैं। इसमें क्या है, कोई भी शॉर्ट पैसेज या अप्रोप्रिएट कोई भी सेंटेंस आपको लेना है और उसको ज़ोर से पढ़ना है विथ क्लियर प्रोनाउंसिएशन। फिर स्टूडेंट को बोलना है सेम पैसेज को एग्जैक्टली जैसे उन्होंने सुना था वैसे ही लिखना है, और एनकरेज करना है कि वो स्पेलिंग, पंक्चुएशन और हैंड राइटिंग में फोकस करें। फिर रिपीट द पैसेज सेवरल टाइम्स इफ नेसेसरी, ज़रूरत पड़े तो उस पैसेज को फिर से रीड करो ताकि बच्चे वर्ड्स को ईजिली कैच कर सकें। कंप्लीट करने के बाद अगेन हमको चेक करना है, एरर्स निकालने हैं उसमें जो भी एरर्स हैं, और बच्चों को उसके बाद हमें उसी तरीके से उनको हेल्प करना है कि नेक्स्ट टाइम वो वैसी गलतियाँ ना करें। आइडेंटिफाइंग राइटिंग टेक्निक्स। अब राइटिंग टेक्निक्स को आइडेंटिफाई कैसे करें? पहला है वर्ड्स। द वर्ड्स एन ऑथर चूजेस कैन कन्वे टोन, स्टाइल एंड मूड. Writers select specific words to create a particular impact or to suit the context. For example, using the word glorious instead of good emphasizes positive emotion or grandeur. मतलब जब राइटिंग टेक्निक क्या होता है कि जब आप लिखते हो तो एक बहुत ही पॉजिटिविटी उसमें लाने के लिए राइटर्स कभी कभी ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल रखा है, ग्लोरियस इंस्टेड ऑफ राइटिंग गुड लिखने के बजाय ग्लोरियस, ये हो गया वर्ड्स का। फिर है सेंटेंस। राइटर्स कैन वैरी सेंटेंस लेंथ एंड स्ट्रक्चर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। अपना वो सेंटेंस भी 2-3 वर्ड में भी ख़त्म कर सकते हैं या फिर उसको इलेबोरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा वर्ड्स भी, कॉम्प्लेक्स थॉट्स यूज़ कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपना इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं। जैसे कि ही रैन क्विकली, ये छोटे में मैंने लिख दिया ही रैन क्विकली, लेकिन अगर उसको और ज़्यादा एक्सप्रेस करना है कॉम्प्लेक्स थॉट्स में, ही डैश्ड अक्रॉस द फील्ड बेयरली टचिंग द ग्राउंड, his feet skimming the grass as he moved faster than anyone thought possible. इसका मतलब भी वही है कि he ran quickly, बट उसको एक कॉम्प्लेक्स वे में बोला गया है। पैराग्राफ। ईच पैराग्राफ typically covers one main idea while supporting detail. Well organized paragraph guide the reader through the text. The first sentence of the paragraph often states the main idea while subsequent sentences support it. पैराग्राफ राइटिंग में क्या होता है, पहला जो एक दो सेंटेंसेस होते हैं वो होता है मेन आइडिया, उसके बाद उसके सपोर्ट में कुछ कुछ लिखा जाता है, दैट इज पैराग्राफ। फिर है हमारा पर्सुएसिव टेक्निक, जिसमें एथोस, पैथोस, लोगोस, ये 3 चीज़ होता है। एथोस मतलब अपील्स टू अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी, द राइटर एस्टैब्लिशेस ट्रस्ट वर्दीनेस। पैथोस में अपील्स टू इमोशन, जहाँ पे राइटर जो होता है वो इमोशंस के ऊपर ज़्यादा काम करता है। और फाइनली लोगोस, जिसमें लॉजिक एंड रीजनिंग यूज़ करता है, आर्ग्यूमेंट होता है या फिर उसमें कुछ एक फैक्ट्स होता है, तो वो सब वो बताता है, दैट इज़ लोगोस। एग्जाम्पल, एज अ डॉक्टर विद ओवर 20 years ऑफ एक्सपीरियंस आई हाईली रिकमेंड दिस ट्रीटमेंट। ये हो गया इथोस, मतलब एक ट्रस्ट डालना। डॉक्टर ने बोला क्योंकि मैं 20 साल से डॉक्टर हूँ, मैं आपको बोलता हूँ ये ट्रीटमेंट सबसे सही है। पैथोस का एग्जाम्पल, थिंक अबाउट योर चिल्ड्रन, वुड यू वॉन्ट देम टू सफ़र लाइक दिस। जैसे हम बोलते हैं कि आप बाहर का उनको खाना मत दो, क्या आप चाहते हो आपके बच्चे सफ़र करें, दैट इज़ पैथोस। एंड लोगोस क्या है, स्टडीज शो दैट 80% ऑफ द पेशेंट रिपोर्ट इंप्रूवमेंट आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। ठीक है, लोगोस में क्या होगा, एक लॉजिक देने के लिए उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया। डिस्कोर्स मार्कर, linking word and phrases. These words guide the flow of text, connecting ideas, adding emphasis and indicating contrast or time. Example, addition कैसे करते हैं, कॉमा डाल के, जैसे furthermore, moreover, in addition. Contrast में आएगा however, on the other hand, nevertheless. Cause and effect में मतलब therefore, as a result, consequently या repercussion. टाइम में आता है firstly, subsequently, meanwhile, ये सब हम लोग एडिशनल वर्ड्स यूज़ करते हैं कुछ भी एक एक्सप्रेस करने के लिए। फिर है इमोटिव वोकैबुलरी। दीज वर्ड्स आर यूज टू एलिसिट अ स्ट्रॉन्ग इमोशन,
बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन डालने के लिए इमोटिव लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, जैसे द डेवस्टेटिंग लॉस ऑफ द सिटीज़ हिस्टोरिक लैंडमार्क लेफ्ट एवरीबडी इन टीयर्स। तो यहाँ पे डेवस्टेटिंग एंड टीयर्स जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है इमोशंस के ऊपर। एक्सक्लमेशन, एक्सक्लमेशन होता है ये मार्क, दिस पंक्चुएशन मार्क आर यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, जैसे सरप्राइज एक्साइटमेंट होता है तब हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे आई कांट बिलीव इट, ओ व्हाट अ ब्यूटिफुल साइट। देन फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, इसमें फैक्ट्स यूज़ करना, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इट्स अ फैक्ट, वी नो दैट। चॉकलेट आइसक्रीम इज़ द बेस्ट डिजर्ट। तो इस टाइप ये हो गया ओपिनियन, ये हो गया फैक्ट, क्योंकि सबके लिए चॉकलेट आइसक्रीम इज़ नॉट द बेस्ट डिजर्ट, सम ऑफ देम, सम पीपल माइट लाइक स्ट्रॉबेरी, सम माइट लाइक वनीला। तो वो हो गया हमारा ओपिनियन और ये हो गया फैक्ट जो कि सबको पता है। फिर है राइटिंग टेक्निक्स फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स। हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कैसा राइटिंग टेक्निक होता है? पहला है क्रिएटिव राइटिंग टेक्निक, जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज़ होता है। फिर डायनेमिक कैरेक्टर्स और पर्सनालिटीज़ का यूसेज होता है। डायलॉग्स में जो होता है कॉन्वर्जेशन होता है, रिलेशनशिप होता है, इमोशंस होता है। शो डोंट टेल शोज इमोशन थ्रू एक्शन एंड फिजिकल डिटेल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टेटिंग दैम। फिर परसुएसिव राइटिंग टेक्निक होता है, जैसे स्टेट योर पोजिशन क्लियरली इन इंट्रोडक्शन। लॉजिकल रीजन, जैसे फैक्ट्स यूज़ करना, एविडेंस यूज़ करना, इमोशनल लैंग्वेज यूज़ करना, एक्नॉलेज यूज़ करना, ये सब हम लोग हायर स्कूल स्टूडेंट्स को राइटिंग टेक्निक दे सकते हैं। एनालिटिकल राइटिंग टेक्निक में क्या होगा? क्लियर थीसिस एंड आर्ग्यू योर पोजिशन। एनालाइज स्पेसिफिक पैसेज एंड डिटेल टू सपोर्ट योर एनालिसिस। आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस टू डेवलप इनसाइट्स। मतलब जितने भी आप पैराग्राफ जैसे कुछ लिख रहे हो या फिर कुछ एक कोट कर रहे हो, तो उसमें एग्जाम्पल्स दो बहुत सारे, क्या सिमिलैरिटी, क्या डिफरेंसेस हैं, या फिर अगर आप किसी की आर्ग्यूमेंट में बात कर रहे हो तो किस तरीके से आर्ग्यू करोगे कि वो लॉजिकल रहे, उस तरीके से आपको लिखना है। फिर है पर्सनल राइटिंग टेक्निक, जहाँ पे बी ओपन एंड सिंसियर, जहाँ पे आपको सिंसियरली लिखना है जो भी आप अपना थॉट एक्सप्रेस करना चाहते हो। नरेटिव स्ट्रक्चर, नरेट करना है, क्लियर बिगनिंग होना चाहिए, मिडिल एंड क्लियर एंडिंग भी होना चाहिए। रिफ्लेक्ट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड वॉट यू लर्नड एंड यूज डिटेल टू ब्रिंग पर्सनल एक्सपीरियंस इन लाइफ। एक्टिविटीज़ फॉर डेवलपिंग रीडिंग, किस तरीके से हम लोग रीडिंग डेवलप कर सकते हैं? रीडिंग अलाउड, ज़ोर से पढ़ के, कॉम्प्रिहेंशन एंड क्विजेस पढ़ के, देन वोकेबलरी गेम्स खेल के, या साइलेंट रीडिंग करके, ये सब करके हम अपने रीडिंग हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। प्रिडिक्टिंग व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, कुछ एक स्टोरी पढ़ रहे हो उसमें प्रिडिक्ट करो, बच्चों को बोलो कि चलो प्रिडिक्ट करो आगे क्या होगा, क्या नेक्स्ट सेक्शन में क्या हो सकता है। इस तरीके से बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग भी काम करता है। स्टोरी मैकिंग, मैपिंग और ग्राफिक ऑर्गेनाइजिंग, हैव स्टूडेंट्स यूज़ ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे स्टोरी मैप्स और वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम क्या होता है? जैसे कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हो कि अच्छा अगर ये मेन कैरेक्टर है तो विलियन ये होगा, फिर एक्टर उसमें ये होगा, इस तरीके जो फ्लो चार्ट बनाते हैं इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। तो वैसे करके बच्चों को एक स्ट्रक्चरल प्रोसेस सिखाना ताकि बच्चे और क्लियरली उसको समझ पाएँ। रीड एंड रिस्पॉन्ड जर्नल, आफ्टर रीडिंग अ पैसेज और बुक स्टूडेंट को बोलना कि उसके ऊपर एक जर्नल लिखो, आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में वो लिखो। उस तरीके से हम और डेवलप कर सकते हैं बच्चों का स्किल्स। बुक क्लब्स और ग्रुप रीडिंग डिस्कशन, एक क्लब जैसे स्कूल में अलग अलग क्लब होते हैं, डांसिंग क्लब होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब होता है, वैसे एक बुक क्लब भी कर सकते हैं, रीडिंग क्लब भी कर सकते हैं, जहाँ पे वो लोग मिलके रीड करें, अपने अपने व्यूज़ दें, कोलैबोरेटिव लर्निंग करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, उससे भी उनका काफ़ी इंप्रूव हो सकता है। रीड विद अ पार्टनर, बडी रीडिंग बोलते हैं, जिसमें पेयर्स में रीड करते हैं। वन स्टूडेंट रीड्स अलाउड व्हाइल द अदर लिसन्स, देन दे स्विच रोल्स। रीटेलिंग द स्टोरी, एक पैसेज पढ़ने के बाद स्टूडेंट को बोलना कि आप वही स्टोरी अपने वर्ड्स में भी बोलो, उस तरीके से भी उनका जो स्किल है इंप्रूवमेंट होता है काफ़ी ज़्यादा, वो रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है। इंटरैक्टिव रीड अलाउड, रीड अ स्टोरी अलाउड टू द क्लास एंड स्टॉप एट सर्टन पॉइंट टू आस्क क्वेश्चंस और आस्क स्टूडेंट टू मेक प्रेडिक्शन, शेयर ओपिनियन और एक्सप्लेन अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। ज़ोर से पढ़ना, फिर बच्चों को बोलना कि आपने इसमें क्या समझा, या फिर उनको ये पूछना आपको क्या लगता है आगे क्या होगा, उस तरीके से इंटरैक्ट करके ज़ोर से पढ़ना। कैरेक्टर एनालिसिस, आफ्टर रीडिंग अ चैप्टर और शॉर्ट स्टोरी, हैव स्टूडेंट पिक अ कैरेक्टर एंड एनालाइज देयर ट्रेट्स, मोटिवेशंस एंड डेवलपमेंट थ्रू आउट द स्टोरी। जैसे आपने कोई एक नोवेल पढ़ा या फिर कोई भी एक बुक पढ़ा जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, किसी एक कैरेक्टर को बच्चों को होमवर्क देना कि आप अभी इस कैरेक्टर के बारे में क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है ये क्यों ये मोटिवेटेड है, इससे आपको क्या मोटिवेशन मिलता है, या फिर इससे क्या डेवलपमेंट हुआ, या फिर नेगेटिव था या पॉजिटिव था, वो अपने व्यूज़ उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में लिखेंगे। Reading response cards. After reading a text, give students a set of cards with prompt like what surprised you, what do you think will happen next, or how would you feel if you were the character.
कुछ एक पढ़ के, एक टेक्स्ट पढ़ के आपने वो कार्ड्स बच्चों को बांट दिए, सोचो उन्होंने बिना देखे के कार्ड उठाया, तो सबके कार्ड में अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, तो उससे क्या होगा, बच्चे अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन देंगे कि उनको उस क्वेश्चन का क्या आंसर लगता है होना चाहिए। स्कैवेंजर हंट gives students a list of things to find in the text, such as specific vocabulary word, theme or character action. They can mark the page numbers when they found them. तो उनको बोलना कि चलो, जैसे जूलियस सीजर का बुक आता है, जूलियस सीजर का आपने बुक पढ़ लिया, बच्चों को पढ़ने से पहले पहले बोल दिया कि उसमें ये वोकेबलरी ढूंढो, ये कैरेक्टर के एक्शंस ढूंढो, ये थीम ढूंढो, वो ढूंढ के उसमें मार्क करके रखेंगे। इससे क्या होगा, उनका अटेंशन बढ़ता है, प्लस उनको एनकरेज करता है क्लोज रीडिंग में। रीडिंग एंड एक्टिंग, जिसको ड्रामेटिक रीडिंग भी बोलते हैं, जनरली इसको स्टोरी टेलिंग में या रोल प्ले में कर सकते हैं, जो कि इंप्रूव करता है बच्चों का कॉम्प्रिहेंशन एंड मेक्स रीडिंग मोर इंटरैक्टिव एंड एंजॉयबल। रीडिंग विद पर्पस, बिफोर रीडिंग अ पैसेज गिव स्टूडेंट अ स्पेसिफिक पर्पस कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। लुक फॉर हाउ द ऑथर डेवलप्स द मेन कैरेक्टर और फाइंड 3 एग्जाम्पल्स ऑफ फोरशैडोइंग। कुछ भी एक पढ़ने से पहले उनको ये बताओ कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, वाई आर वी फोकसिंग ऑन दिस टॉपिक और वाई आर वी रीडिंग दिस चैप्टर। उसके ऊपर फोकस करना बच्चों को, ताकि और ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आए, कि हमें उनको पता होगा कि उनको वो क्यों पढ़ना है, उससे उनको क्या सीख मिलती है या फिर वो क्या सीखेंगे। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ टू डेवलप राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल की एक्टिविटीज़ जिससे हम लोग राइटिंग स्किल और डेवलप कर सकें, जैसे फ्री राइटिंग हो गया, कंटिन्यूसली आपने 10-15 मिनट तो कोई भी एक टॉपिक पे लिखा। राइटिंग प्रॉम्प्ट्स, जैसे कोई भी थॉट प्रोवोकिंग हो गया, आप उसको, आपको इनकरेज करता है लिखने में, जैसे कुछ भी एक क्रिएटिविटी हुआ, कुछ भी एक हुआ, आप उसको लिखने की कोशिश करते हैं, कुछ एक थॉट आपके दिमाग में आया, उसने आपको प्रोवोक किया कि मुझे ये लिखना चाहिए, दैट इज़ राइटिंग प्रॉम्प्ट्स। पीयर रिव्यू, एक्सचेंज वर्क विद पीयर फॉर फीडबैक एंड सजेशन। सेल्फ एडिटिंग में ये हेल्प करता है, आपने कुछ लिखा, आपके फ्रेंड ने कुछ लिखा, आप दोनों ने एक्सचेंज करके एक दूसरे का करेक्शन किया। सेंटेंस एक्सपेंशन, स्टार्ट विद अ सिंपल सेंटेंस एंड देन ऐड डिटेल्स, जैसे सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट किया, फिर उसमें क्रिएटिविटी ऐड किया। स्टोरी मैपिंग, एक विजुअल मैप बनाओ स्टोरी का, जैसे बिगनिंग क्या होगा, मिडिल क्या होगा, एंड क्या होगा, उस तरीके से जो स्टोरी का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही आता है। राइटिंग एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, रीराइट सीन विद एडेड सेंसरी डिटेल्स, साइट, साउंड, स्मेल एट्सेट्रा। इससे क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिख पाओगे कि वहाँ से गाड़ी आया, गाड़ी का ऐसा हॉन्किंग आवाज़ आया, उस तरीके से आप डिस्क्राइब करके लिखना है इस डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। कोलैबोरेटिव स्टोरी टेलिंग, जैसे ग्रुप्स में टर्न बाय टर्न आप एक स्टोरी बोलोगे, तो उससे क्या होगा, बच्चों का क्रिएटिविटी एनकरेज होगा, टीम वर्क होगा और कोलैबोरेशन बढ़ेगा। डायलॉग राइटिंग, राइट अ सीन विद रियलिस्टिक डायलॉग बिटवीन कैरेक्टर्स। कोई भी 2 कैरेक्टर ले लो और आपको एक टॉपिक दे देगा टीचर की, टॉपिक इज़ रेनी डे, 2 फ्रेंड्स हैं, तो आप उनका कॉन्वर्जेशन लिखो, दैट इज़ डायलॉग राइटिंग। जर्नलिंग हो गया आपका, डेली का आपने दिन भर क्या किया या फिर इस वीक में क्या किया, आप उसको अपने डायरी में लिखते हैं, दैट इज़ जर्नलिंग। वो आपके सेल्फ एक्सप्रेशन में बहुत हेल्प करता है। राइटिंग इन डिफरेंट जॉनर्स, एक्सपेरिमेंट विद राइटिंग इन वेरियस फॉर्मेट। पोइट्री में लिख सकते हो, एसे में लिख सकते हो, कोई पोइट्री में अच्छा होता है तो वो बहुत पोएटिक वे में लिख सकता है, कोई स्टोरीज लिख सकता है। इससे क्या होता है, आप अडेप्ट कर सकते हो राइटिंग ऑफ डिफरेंट जॉनर्स एंड स्टाइल्स। राइटिंग रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट ऑन कंप्लीटेड राइटिंग असाइनमेंट। जो भी असाइनमेंट आपने किया, अब आप उसमें रिफ्लेक्शन डालो कि क्या ये सही लिखा, क्या मुझे इसमें कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, अगर कुछ गलत है तो मैं कैसे नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करूँ। राइटिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, एक सीन को अलग अलग कैरेक्टर के व्यू पॉइंट से लिखना, इससे आपका नरेटिव जो नरेट करने का एक पावर है वो आपका और इम्प्रूव होगा। वर्ड और फ्रेज चैलेंज, देन इनकॉर्पोरेट अ सेट ऑफ रैंडम वर्ड्स और फ्रेजेस इनटू अ शॉर्ट स्टोरी। जैसे वोकेबलरी को एक्सपैंड करना, किसी भी एक वर्ड को लेके उसको फ्रेजेस में डालना, स्टोरी में डालना, ताकि आपका जो वोकेबलरी है वो भी इम्प्रूव हो। एडिटिंग एंड रिवाइजिंग प्रैक्टिस, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट एरर्स इन अ प्रोवाइडेड टेक्स्ट। कोई एक प्रोवाइडेड टेक्स्ट है, उसमें आइडेंटिफाई करो क्या क्या इम्प्रूव हो सकता है, उसमें क्या डिटेल है जिसकी कमी है, क्या डिटेल होना चाहिए, उस तरीके से उसको रिवाइज करके एडिट करना। राइटिंग लेटर्स और ईमेल्स, तो राइटिंग फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर हो या फिर ईमेल्स हो अपने क्लासमेट्स को या टीचर्स को, कुछ मैसेज हो टाइप करके लिखना, उससे आपका राइटिंग स्किल इंप्रूव होता है। आप कम्युनिकेशन और कॉन्वर्सेशन करने के लिए जो फ्रेजेस यूज़ होते हैं वो भी आपकी इंप्रूव होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।